1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का एक अपना आईन बनाने का सपना न दबा था न हारा था। और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई, तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई। My mentor, Gopal Krishna Gokhale, presented to the British government a note on the Constitution in 1914. And the British said, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be framed only by Indians. Now it works. What will you do with this spinning wheel, Mr. Gandhi? This is my secret weapon to drive the English rulers away so that we will have the power to make our own constitution. अब गांधी जी की सरपरस्ती में इतिहास ने दोबारा हमें एक नए भारत को गढ़ने का मौका दिया था। कांग्रेस नेता और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना गया। और उनके बाद जब उनका बेटा जवाहर कांग्रेस का सदर बना, तो उस युवा नेता ने हिंदुस्तान के अपने संविधान के सपने को और शदीद तरह से सबके सामने रखा। आजादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदलकर नहीं मिला करती। इस तरह तो नए निजाम के नाम पर अंग्रेजों की पुरानी गुलामी को और मजबूत किया जाएगा। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे, अपना आईन तय करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की! जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। ये एक्ट भारतीयों की उम्मीदों से न सिर्फ बहुत कम और अलग था, बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान दूरियां और बढ़ने लगीं। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने सभी पार्टियों से मशवरा करके एक सांझे संविधान का खाका बनाने की कोशिश की। उधर वर्ल्ड वॉर 2 की मार और इधर आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन के चलते अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का इरादा नेस्तनाबूद हो चुका था। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीते, मगर बेचारे चुनाव हार गए। और बर्तानिया के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने और मुसलमानों को अलग अधिकार देने की मुस्लिम लीग की मांग पर काम फौरन शुरू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर पहली बार हिज मैजेस्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन। Believe me, India will be a much better place after you have left us to ourselves. That's precisely what we ought to do, Mr. Gandhi. Our only fear is where it's possible to minimize the violence and the bloodshed which is predicted in the subcontinent when it breaks into Hindustan, Pakistan, and Princeton. Then don't break India. But what about Mr. Jinnah's Pakistan? Why will you listen to my brother Jinnah if you are not ready to listen to others? And why do you presume that Jinnah will not see sense when you meet him in Shimla? I do wish your hopes come true when we meet in Simla, but it is important that you're also present there. What will I do there? I'm neither a member of the Congress nor of the Muslim League or of the other outfits that you have invited there. But still, we will need your wise counsel in Simla when discussions are held about an interim government and a new constitution for India. लाट साहब यानी वाइस रॉय की शिमला कोठी में बैठक लग रही थी और वहां भारत भर की अहम सियासी हस्तियां जमा हो रही थीं। कांग्रेस की तरफ से आए थे उनके अध्यक्ष मौलाना आजाद, साथ में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफार खान। मुस्लिम लीग की तरफ से थे मिस्टर जिन्ना, जिनके साथ थे लियाकत अली खान, सरदार निश्तर
और नवाब इस्माइल खान। फिर सिख, पारसी, ईसाइयों और दलितों के नुमाइंदे भी थे। उधर पूरे मुल्क में फैले सैकड़ों रजवाड़ों की तरफ से वहां मौजूद थे भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला, जो उन दिनों चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। Friends, the winds of change have swept the old order all over the world, ever since this bloody war has started. And our new Labour government of Britain is of the opinion that the time has come for Indians to decide how they are going to govern themselves. And the purpose of this meeting is to have discussions with all of you, the representatives of British India and the Indian states, is to secure a way of framing the constitution of a free India.